हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 27 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में टोटल आज हम लोग 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारा जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से। इसके अंदर में मार्केटिंग जो एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है जीएस पेपर 3, उसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। अब इसमें जो टॉपिक है वो आपका ई नैम, आशा, पीएम किसान, एमएसपी, ये सब के बारे में इसके अंदर डिस्कशंस है। ये आर्टिकल बताता है कि कैसे इतने सारे पॉलिसीज आने के बाद भी जो हमारे कोई सा भी पॉलिसी उतना बढ़िया तरीके से टर्न आउट नहीं हो सका है और जो स्टेक होल्डर्स है उसमें एक कन्फ्यूज़न का माहौल है। तो काफ़ी सही आर्टिकल हो जाता है, खास तौर पे जब इतने सारे स्कीम्स का जब एनालिसिस होता है तो बहुत बढ़िया आर्टिकल हो जाता है। इसके अंदर देखिए एमएसपी का बारे में 2-3 बार इसके अंदर ज़िक्र हुआ है। तो एमएसपी की काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पिछले 2 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। जैसे प्रीलिम्स के अंदर में 2018, 2019 दोनों में आए, तो हम लोग 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसमें एक बार डिस्कस कर लेंगे। सेकंड आर्टिकल हमारा है पेरिल्स ऑफ प्रीमैच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी। तो कैसे जीएस पेपर 2 के दो इश्यूज जो हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, इन दोनों को आप इससे रिलेट कर सकते हो। और इसके अंदर बात किया गया है कि कैसे बच्चों के जो प्री स्कूल वाला जो टाइमिंग होता है उसके अंदर में एनईपी कुछ नया बदलाव लेकर के नहीं आ पाया है। वो प्री स्कूलिंग को उसमें इंक्लूड तो कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो राइटर जो हैं इसके, वो पूर्व फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीईआरटी के, वो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। थर्ड आर्टिकल हमारा है स्पेस के ऊपर में, कैसे स्पेस के अंदर में आजकल एप्रीहेंशंस और इश्यूज जो है वो और ज़्यादा वास्ट एक्सटेंड पे बढ़ते जा रहा है और क्या क्या चैलेंजेस है फ्यूचर में जा कर के। और कंसिडरिंग कि हमारे इंडिया का भी बहुत सारा जो उसके अंदर स्टेक्स है इसरो के द्वारा बहुत ज़्यादा है और हमारे फ्यूचर एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर हमारा एज मेंस का क्वेश्चन भी है, वो हम लोग प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसमें क्या क्या डायरेक्शंस आपको यूज़ करना चाहिए, आप किस प्रकार से आंसर लिख सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ आर्टिकल और फिफ्थ आर्टिकल के अंदर में उतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। फोर्थ आर्टिकल के अंदर में आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट जो आता है उसके अंदर में बातचीत की गई है, तो कैसे आगे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप्स होना चाहिए, काफ़ी शॉर्टकट में दिया है, सिर्फ न्यूज़ के टाइप से है। और फिफ्थ आर्टिकल जो है पाकिस्तान के जो क्लेम्स लगाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के असेंबली के अंदर में इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है और पाकिस्तान के अंदर में जो एंटी टेरर अभी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, उतना बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने भी उसका जवाब दिया है। तो ये न्यूज़ ही है, इसके अंदर कुछ एनालिसिस नहीं है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, और जीएस पेपर 3 स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जितने बच्चे नए हैं उनको मैं बताऊं कि आप ये सारे आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हो, या तो gkmonk.com के वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका साइट का एड्रेस। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो उसके सर्च बार में जाकर के द हिंदू 365 अगर आप टाइप करोगे तो gkmonk.com को सजेशन आएगा, वहाँ से आप जो है कि यहाँ फाइल में जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मेकिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल, फर्स्ट आर्टिकल। इंट्रोडक्शन में राइटर जो है वो बताते हैं कि कैसे अभी कुछ दिन पहले दो बैक टू बैक ऑर्डिनेंसेस आ करके और फार्मिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। अब जो न्यू ऑर्डिनेंस आया है उसके थ्रू इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में जो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए हैं। और इसके थ्रू क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के अंदर में और बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व हो पाएगा, और फार्मर जो है वो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओनियन, पोटैटो, ये सब को और बढ़िया तरीके से मतलब मार्केट में बेच सकेंगे। इनफैक्ट पहले उनका ज़रूरी था कि एपीएमसी मंडी में ही जाकर के उनको बेचने की ज़रूरत थी और वहीं के जो इन्वेस्टर मतलब जो खरीदार हैं वो लोग लेते थे। लेकिन अब जो है कि प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो डायरेक्ट गांव में जा करके और सारा कुछ खरीद सकते हैं इस न्यू ऑर्डिनेंस के बाद में। लेकिन इसके बाद भी राइटर कहते हैं कि हमारे ये कोई नया तो कोई पॉलिसी आ नहीं रहा है इंडिया में, इससे पहले ही बहुत सारे पॉलिसीज़ आ चुके हैं, बहुत सारे ये सब खास करके यही सब बेनिफिट्स को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इंडिया के पॉलिसीज़ के अंदर टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम देखी गई है। टाइम इनकंसिस्टेंसी मतलब पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम। पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम से वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड का मतलब है कि डिसीजन मेकर्स जितने भी हैं
उनके प्रेफरेंसेस जो हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, और ये जो प्रेफरेंसेस आपके इनकंसिस्टेंट रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस वजह से जो स्टेक होल्डर्स इन सब पॉलिसीज से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रो मार्केट से रिलेटेड हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है, आगे बढ़ना है कि यहीं पर रुकना है। फॉर एग्जाम्पल, ई नैम 2016 में नेशनल पोर्टल खोला गया और जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई। 585 मार्केट्स को डिजिटलाइज किया गया अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज वर कवर्ड। इसके अंतर्गत जो स्टेट्स है उसको एपीएमसी एक्ट है उनके अंदर का, उसको अमेंड करने का था और तीन चीजें उसके अंदर परंपरागत तरीके से लाने की जरूरत थी। a single license, a license point levy, a single license point, single point levy of market fees, और तीसरा कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग। इसके अंदर होता क्या था कि जो फार्मर्स थे ना, वो लोग सब जाते थे, जैसे मान लीजिए ये तीन फार्मर है, घनश्याम और मोहन, तो ये लोग गए एपीएमसी मार्केट के पास, सेलर के पास। वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी बैठे रहते थे, वो लोग का जो है कि अपना सिस्टम रहता है जिसके थ्रू वो लोग सिस्टम के अंदर में इनके जो भी सामान ये लेकर के आए वो बिडिंग कर करके उसके अंदर डाल देते थे। फिर उसके बाद वो जो बिडिंग है वो कहीं और दूसरा बायर जो है वो उसको देखता था। वो जो सिस्टम है वही है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। अब वो बायर देखा, बायर देख करके फिर उसके बाद उसको जो बढ़िया लगा, और वो जितने भी ये जो प्रोडक्ट लेकर के आते थे वो प्रोडक्ट को चेक करके सर्टिफाई भी किया जाता था एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन सेंटर के थ्रू। तो फिर उसके बाद जो बायर है वो अपने हिसाब से बिड देख करके और फिर उसके बाद सेटलमेंट कर करके और परचेस कर लेता था। इसी के अंतर्गत अब आगे देखा गया कि जितने भी स्टेट्स जो थे उनको ये चीज़ लागू करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स लागू करना नहीं चाहे या फिर लागू कर नहीं सके, जो भी बातें थी ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका 2016 के बाद। तो फिर से प्रधानमंत्री ने पीएम आशा लेकर के आए वो लोग, और 2018 सितंबर में ये चीज़ को रोल आउट किया गया। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जैसे एमएसपी जो है कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो था, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जब वो रोल आउट करते थे तो फार्मर्स का ये बात था कि भाई हम आप रोल आउट तो कर रहे हो लेकिन हम ये पैसे हमें देगा कौन? वहाँ इन्वेस्ट जो हम जाते हैं मंडी में तो वहाँ पे तो जो आदमी रहता है वो तो हमें वैसे ही नॉर्मल रेट्स दे रहा है, हमें तो वैसा पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये जो बीच का पैसा फार्मर्स को कहा गया कि आप जाइए मंडी के अंदर में, आपको जितना में बेचा आप बेच रहे हो आप उसको बेचिए। अब भारत सरकार क्या करेगी, आप कोई सा भी फसल बोओगे उससे पहले ही भारत सरकार जो है उसका रेट बता दिया करेगी। ये हमारा एमएसपी है, और वो जो रेट होगा वो पूरे आपका वो जो क्रॉप होगा उसका, उसमें जितना भी आपका खर्चा होगा वो सारा खर्चा का करीब करीब कोशिश करेगी कि जितना खर्चा हुआ प्लस 50% आपको मिले एक्स्ट्रा, तो वो आपका सेविंग्स में जाएगा। अब फिर आप जब जाओगे, ये एमएसपी डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए 100 रुपीज़ जो है आपका खर्चा हुआ 50 रुपया, मेरा 100 रुपीज़ हम आपको देंगे, ठीक है। अब आप गए तो आपको सिर्फ 70 रुपया मिला वहाँ से। जो भी बिजनेसमैन जो एपीएमसी मंडी के अंदर रजिस्टर्ड है वो बैठा हुआ सिर्फ 70 रुपया दिया, 30 रुपये बच गए। अब वो 30 रुपये जो है आप जब क्लेम करोगे तो सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो 30 रुपये डालेगी। ये था डिफ डिफिशियंसी पेमेंट। अब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट, डिफिशियंसी पेमेंट और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ये तीनों को जो है डिजिटल माध्यम से स्टेट्स को जो है अपने अंदर में इम्प्लीमेंट करवाना था। लेकिन कोई स्टेट्स उतने बढ़िया तरीके से तीनों चीज़ को तो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। बहुत हद तक पायलट बेसिस पे मध्य प्रदेश ने डेफिशिएंसी पेमेंट्स को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उतना फ्लैक्सिब तरीके से नहीं किया गया। उसके अलावा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट तो किसी भी स्टेट में नहीं किया गया। तो इसके बाद ये भी कारण था कि इनसफिशिएंट बजट था इसके अंदर। बजट जो था वो उतने बढ़िया तरीके से नहीं इन्वॉल्व किया गया था, जिसके वजह से 2018-19 में सिर्फ 4,721 करोड़, फिर वैसे ही आगे 321 करोड़ 2019-20 में और 500 करोड़ इस बजट सत्र में 220-221 के बीच में इतना ही इन्वॉल्व हुआ, जबकि इससे बहुत ज़्यादा जो है कि चाहिए था उनको बजट। फिर उसके बाद पॉलिसी रिवर्सल अगेन। अब फिर इसके बाद जब ये आया तो फिर से पॉलिसी रिवर्स किया गया। अब की बार क्या हुआ कि पीएम आशा आया। पीएम आशा प्रोग्राम के अंदर में टू मॉडल एक्ट को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की सेंट्रल गवर्नमेंट 2017 से 2018 के बीच में। ये चाहते थे कि प्रमोट करें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन स्टेट्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अलग अलग जो जैसे लीज पे लेके या फिर टीनेंसी पे लेके, तो वो जो है कि
फार्म सेक्टर्स फार्मर्स जो हैं अलग, या तो बड़े फार्मर्स या फिर छोटे फार्मर्स ले करके, और वो लोग भी फार्मिंग कर सके, इसका कुछ एक प्रोविजंस करवाना चाहती थी। अब इसके अंदर कुछ मॉडल एक्ट्स उन्होंने जोड़ा, और इसके बाद फिर पीएम किसान उन्होंने रोल आउट करा। पीएम किसान के अंतर्गत जो है वो 6,000 रुपये पर एनम हर एक किसान को देने की बात की गई। पीएम किसान के तहत अभी फिलहाल जो है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है पूरे हर एक स्टेट के अंदर में, काफ़ी अच्छा तरीके से ये रोल आउट हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो कि एड्रेस नहीं हो सके हैं, और वो चैलेंजेस को मीट अप करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फिर से ई नैम की तरफ जा रही है। खास करके कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे जब इम्प्लीमेंटेशंस और इम्प्रोवाइजेशंस के बारे में सोच रही थी भारत सरकार, तो सबसे पहले ई नैम की बात आई, और इसके अंदर फिर से अब वो चाह रहे हैं कि 415 और मार्केट्स ऐड किया जाए इसके अंदर। इनफैक्ट जो फार्मर्स हैं, पहले वो ट्रांसपोर्टेशन को उनको प्रॉब्लम होता था कि गांव से लेकर के मंडी तक कैसे जाएं। अब जो है कि भारत सरकार उनको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है। उनको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप के थ्रू अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो वो उनके घर में उनके, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो, या फिर अगर एक ही सिंगल फार्मर उसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो भी उसके लिए गाड़ी जो है गाँव में आएगी, और गाँव से फिर उनको लेकर के शहर ले जाया जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि देखिए, चाहे ई नैम हो या फिर पीएम आशा हो, भारत सरकार का ये जो फ्लिप फ्लॉप ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टेक होल्डर्स के बीच में। भारत सरकार सबसे पहले ई नैम लेकर के आई, उसकी में पब्लिक फंडिंग के थ्रू जो है कि मार्केट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया। उसमें जो फार्मर है वो जाके मार्केट में जा करके अपना सामान बेचता था। उसके बाद वो पीएम आशा लेकर के आई। उसमें वो कहने लगी कि नहीं, 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 आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट को आपके गाँव लेकर के आएँगे, और उसके थ्रू आप जो भी सामान है उसको आप बेच सकते हो। और जो आपका डिफरेंस है वो हम आपको एमएसपी के थ्रू दे देंगे, डिफरेंस जो है। लेकिन फिर वो जब सक्सेस नहीं हुआ, फिर से जो है कि सरकार ई नैम के ऊपर आ गई है। तो अब कुछ न्यू प्रोविजंस लेकर के ई नैम के ऊपर आई है, और फिर अब पीएम किसान तो है ही। अब पीएम किसान के साथ एक और फायदा है कि बहुत सारे स्टेट्स भी जो हैं वो अपनी तरफ से जो है टॉप अप अपनी तरफ से और ज़्यादा पैसा देते हैं। तो कुछ कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये लोग सब है जो लोग थोड़ा ज़्यादा पैसे वहाँ के फार्मर्स इस वजह से उठा पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो स्टेक होल्डर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, और सेंटर और स्टेट के बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सुलझाने की ज़रूरत है, अगर वो चाहती है कि इस प्रकार के जो पॉलिसीज़ हैं फार्म सेक्टर के अंदर में, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। इसके अलावा स्टेट बाउंड्रीज़ के बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डिफरेंट स्टेट के बीच में जब माल ढुलाई होता है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ बॉर्डर प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको भी सेंटर को चाहिए कि अच्छे तरीके से हैंड हेल्ड करके और स्टेट्स का डिस्प्यूट्स को मिलाए, और उसके बाद तभी जो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बढ़िया तरीके से जितने भी फार्म सेक्टर में वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो सार्थक साबित हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल मार्केट फेलियर्स भी देखा जाता है, और बहुत सारे ऐसे इंटरलिंकेज जो रूरल मार्केट्स हैं उनमें भी उतना बढ़िया तरीके से कोई ऐसे मतलब जो आप रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं वो रोल आउट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी या फिर डिजिटल इलिटरेसी, ये सब आप सोच सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल गाँव देहात में नहीं है, शहर वाले लोगों के पास है। तो उन सब चीज़ों में भी आपको कैसे अपना जो है कि अपना अपना सिस्टम को वहाँ पे एनरोल करके बढ़िया तरीके से वहाँ पे लेकर के जाना है। जो हमारा गाँव में जो डिजिटल पाठशाला एक करके एक सेंटर होता है, जिसके अंदर जा कर के फार्मर्स ये सारा कुछ अवेल कर सकते हैं, वो उसके बारे में सीख भी सकते हैं। वो थोड़ा-सा और अवेयरनेस बढ़ाने में इस चीज़ का हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे आप जो ये पॉलिसीज़ में चेंजेस बार-बार लेकर के आते रहते हो, और आपका पॉलिसी सही ढंग से रोल आउट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ गारंटी नहीं रहता है, जिस वजह से जो फ़ायदा हो जाता है वो मिडल मैन का फ़ायदा हो जाता है, और फार्मर जो है उसको, अब इंश्योरेंस कंपनी भी तो जितनी पॉलिसी बनाती है वो टाइम के साथ अगर सही ढंग से नहीं रूल आउट हुए तो फिर उसके बाद वो पॉलिसी भी लैप हो जाता है। तो वो लैप्स के वजह से फार्मर जो है वो अल्टीमेटली अपने आप, उसको बुआई के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो मिडल मैन या फिर वहाँ के श्रॉफ जो होते हैं गाँव, उनके पास जाता है, और फिर वहाँ से जो है कि फिर से वही कहानी शुरू हो जाता है, फार्मर सुसाइड और ये सब सारा कुछ का जो चक्का जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इस वजह से लास्ट में कंक्लूजन में यही कहते हैं राइटर कि देखिए, आप जितने भी रिफॉर्म लेकर के आइए सफिशिएंट नहीं है, जब तक आप
प्रॉपर कोलैबोरेटिव अप्रोच ना अपनाएं, कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स ना दें उन सारे अप्रोच के लिए। आप कोलैबोरेशन की करने की कोशिश कीजिए स्टेट्स के साथ, इंटर स्टेट्स के साथ, और तब जो जो उसमें लूपहोल्स निकल करके आते हैं आपके पॉलिसीज़ को, उसको आप न्यू न्यू रिफॉर्म्स के साथ उसको फिल इन कीजिए। अभी देखिए 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द एफसीआई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स, प्लस और क्या मिलता है फार्मर्स को। एमएसएमई के साथ जब वो कोई सा भी इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, एमएसएमई के साथ कुछ भी वो बेचने जाते हैं, तो ये सब सारा चीज़ मिलता है, उसके साथ और क्या मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलता है उनको, वहाँ तक लाने का जो सामान लाने का जो पैसा हुआ वो उनको मिलता है, रिफंड होता है, या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट मिलता है उनको, या फिर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिलता है उनको, या फिर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल एंड चार्जेस फॉर गोडाउंस मिलता है। देखिए प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल जब 2 बार आया है, यूपीएससी में ऐसा अक्सर होता है, जब एक ही ऑप्शन को 2 बार आया तो मतलब आप ये सब समझ जाइए कि प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल तो होना ही होना है। इसके अलावा और क्या-क्या हो सकता है? तो चार्जेस फॉर गोडाउन, गोडाउन का चार्जेस कैसे हो सकता है? जब वो वहाँ बेचने गया है, तो गोडाउन का वो चार्जेस वो रख के गया हो या फिर कैसे भी लेके गया हो, क्या पता रखा हो, ना रखा हो। और इंडिया में ये चीज़ समझिए कि स्टोरेज का बहुत ज़्यादा कमी है, तो गोडाउन चार्जेस तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाला ही आता है, तो इसका आंसर जो है वो आंसर सी ही है। इसका और डिटेल में जो आप इस स्कीम के अंदर में ये जो क्या होता है उसको अगर आप पढ़ना है आपको, तो आप इस वाले लिंक पे जा करके और पढ़ सकते हो, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही एक्सप्लेन था। ठीक है। अभी देखिए एडिशनल रीडिंग भी मैंने इसके अंदर डाला है कि एमएसपी क्यों लाया गया था। एमएसपी क्यों लाया गया था, क्योंकि देखिए कल्टीवेटर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, और पहले ही भारत सरकार बता देती है बुआई से पहले ही कि देखिए अगर आप ये सब क्रॉप्स को रोप रहे हैं तो हमारी तरफ से जो एमएसपी है वो फलना रुपए का है। अब आप अपना इसी तरीके से बजट को रूप दीजिए कि अगर हम 100 रुपया डिसाइड कर दिए हैं एमएसपी में आपको देंगे, तो आप उसी प्रकार से अपना खर्चा कीजिए कि आप जब बेचने के लिए जाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, और 100 रुपया से मतलब 70 रुपया 50 रुपया से ज़्यादा आपका जो है इसके अंदर लागत नहीं जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि फार्मर खुद से अपना सोच समझ के खर्च कर करके और उसका लाभ उठा सकता है एमएसपी के थ्रू। एमएसपी को इसलिए लाया गया था ताकि जो स्टेबिलिटी है वो फार्म सेक्टर में और बढ़िया तरीके से आ सके, और फार्मर्स को और अच्छा जो है उनका मूल्य मिल सके किसी भी हार्वेस्ट सीजन में। और इसके अंदर में एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर में, उसमें पूछा गया था कि कुछ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ दे दिए थे वो लोग, और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन-कौन से एमएसपी के अंदर आते हैं। अब उस लिस्ट में ये ट्रिक था कि जितने भी उसके अंदर, जैसे कि एक तो था पैक्ड फिशेस, बॉक्स्ड फिशेस, एक होता बॉइल्ड एग्स, और ऐसी कुछ-कुछ बार्ली था, कॉफ़ी था, ऐसे कुछ-कुछ थे। तो इसमें सबसे बड़ा क्रुक्स ये होता है कि कभी भी एमएसपी जो है कि प्रोसेस्ड फूड मटेरियल्स के लिए नहीं दिया जाता है, वो हमेशा ही रॉ मटेरियल्स के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी याद है बाई चांस कभी, जैसे अभी 22 कमोडिटीज़ का फिलहाल चल रहा है एमएसपी, पहले जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो 24 भी चलता था, 23 भी चलता था, तो हमेशा हमेशा हमको याद नहीं रह पाता है, तो ये सब को इस तरीके से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। ये स्पेस फॉर नोट्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एनईपी के ऊपर में, कि देखिए राइटर जो है वो डायरेक्टर है हमारे एनसीईआरटी के, फॉर्मर डायरेक्टर है। वो ऐसा कहते हैं कि फिलहाल जो एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर में बहुत बढ़िया बदलाव आए हैं। अब फाइनली हम लोग जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, आउटकम बेस्ड असेसमेंट और मल्टीपल ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर इसका आप बड़ाई कर सकते हो। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करती है। ये जो एज ग्रुप है शुरू के जो 8 साल हैं, वो ऐसे ईयर्स होते हैं जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी आते हैं, और उसमें अगर बढ़िया तरीके से चाइल्ड का देख रेख होता है, उसका अच्छा से पढ़ाई के ऊपर गाइडेंस जाता है, तो उसके लॉन्ग टर्म उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि पहले 6 साल से किसी भी बच्चे की एजुकेशन जर्नी शुरुआत होती थी, और अब जो है वो जर्नी 3 साल से ही शुरुआत हुआ करेगी। एनईपी जो है वो प्रपोज करके लेके आता है न्यू स्ट्रक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10+2 चलता था, अब 5+3+4 चलता है। ये पहले 5 साल जो है वो इतने ज़्यादा
क्रूशियल है कि पहले प्री एजुकेशन जो प्री स्कूल एजुकेशन होता था, अब उसको भी जो ऐड करने से भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी देखिए, बड़ाई तो बहुत हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या बताते हैं वो? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि भारत सरकार को ये चाहिए था कि पीडियोगॉगी की जो तरीका है, उसमें कुछ बदलाव लेकर के आएँ, उसमें कुछ रिफॉर्म लेकर के आएँ। बिकॉज़ लिटरेसी हो या न्यूमरेसी हो, ये दोनों को ही मेन मुद्दा रखा गया है पहले के 5 साल के लिए। 5+3+4 है ना, तो पहले का जो 5 है उसमें न्यूमरेसी और लिटरेसी को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं और इसको कैसे रोल आउट करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी भी फ़िलहाल क्या होता है? अभी भी फ़िलहाल ऐसे ही होता है कि जब बच्चा प्री स्कूल के अंदर जाता है, तो आप किसी भी स्कूल में जाकर के देखिए, उनको पहाड़ा, पोएम जो है वो याद करवाना, रोट लर्निंग करवाते रहती हैं टीचर्स। किसी भी बच्चे से पूछिए, कोई सा भी पोएम वो गा के आपको सुना देंगी, डांस करके दिखा देंगी, लेकिन उस पोएम का मतलब क्या होता है, नोबडी नोज़। तो ये जो फंडामेंटल स्किल है, ये इम्प्रूव करने की भारत सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो ये एज है उसमें बच्चों को भेजना सही समझते हैं। बहुत ज़्यादा लेट करता है कोई अभिभावक तो 1 साल लेट करता है, 4 साल तक तो वो हर एक बच्चा को चाहता है कि पढ़ाई-लिखाई के अंदर घुस ही जाए। लेकिन ये जो इतना प्रीमैच्योर जो एज होता है, उसके अंदर आप न्यूमरेसी और अल्फ़ाबेट पढ़ाना और ये सब कुछ जो आप करवाना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिबेट हो सकता है कि ये इतना कम एज में जो तरीका है, वो और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने पहले भी एक दिन आर्टिकल डिस्कस करा था एडिटोरियल में, उसके अंदर में भी इसके बारे में बात की गई थी कि कैसे एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाई-लिखाई कराना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब जाके जो बच्चा है, वो अपने क्षेत्र के बारे में भी लोकली ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा जानेगा और जो ऐसा इंटरैक्टिव वो जब पढ़ाई होगा तो उसको पढ़ाई करने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और वो सीखेगा भी ज़्यादा। बिकॉज़ इसमें भी राइटर ये कहते हैं कि देखिए, वैसे तो साइंटिफिक हम लोग अभी बरसों से ये चीज़ करते आ रहे हैं कि हम लोग के घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसको कोई सा भी इंडिविजुअल वर्ड के बारे में सुन-सुन के वो अवगत होता है कि ये वर्ड कुछ होता है। उसके बाद वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज़ करवाना करना शुरू करता है, ए, बी, सी, डी, फिर उसको बताया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो वो लेटर्स से वर्ड्स को समझना शुरू करता है कि अच्छा, इस लेटर से ये वर्ड बनता है, इस लेटर से ये वर्ड बनता है। तो धीरे-धीरे करके वो एक्युमुलेट करके वो आगे बढ़ता है। लेकिन राइटर क्या कहते हैं इसके अंदर कि अब उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा इस तरीके से रोट लर्निंग से वो ये तो समझ जाएगा कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होता है, लेकिन उसको वो एप्पल और बॉल को कहाँ-कहाँ यूज़ करना है वो इतना जल्दी वो नहीं समझ पाता है। वो उसको थोड़ा टाइम लगता है वो चीज़ समझने के लिए और इसके लिए 1-2 साल का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि कोई सा भी बच्चा जो है उसको सर्च और के बेसिस पे जो है उसको सराउंडिंग के बेसिस पे जो है उसको कोई सा भी चीज़ समझाना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिसर्च भी बताता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ के बारे में खुद से खोज करके और सोचे और समझे, सोच-सोच के अगर वो पढ़े, तो वो और भी ज़्यादा तरीके से उस चीज़ को ग्रहण कर पाता है, समझ पाता है। और इतने छोटे एज के अंदर में अगर हम किसी चीज़ को किसी भी बच्चे को कुछ किसी को रटवाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक टाइम के बाद इग्नोर करना शुरू कर देता है सारे मैसेजेस को। जो भी उसको मैसेज मेन मैसेज जो उस किसी भी राइटिंग के अंदर में है, वो उस चीज़ को समझना छोड़ देता है। वो सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग वो उसको रीड करना शुरू कर देता है और उसको कोई मतलब नहीं होता है कि उस जो एडिटोरियल है या फिर जो भी है, जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है या फिर कौन पढ़ रहा है, तो वो किसने लिखा है, उसका ऑथर कौन है, उसकी क्या रिलायबिलिटी क्या है, वो कुछ एंथुसियास्ट या फिर कुछ इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को पढ़ना छोड़ देता है। तो उस वजह से एजुकेशन जो है एक न उतना इंटरेस्टिंग नहीं बन जाता है और उसके बाद जो है कि लाइफ़ में आगे चल कर के भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि ये सब मैनर्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। इसके बाद वो कहते हैं कि देखिए राइटिंग जो है, राइटिंग के अंदर में भी आपको सिमिलर हार्म्स होते हैं बिकॉज़ हमेशा हम जो लिखते हैं, लिखना ऐसा चाहिए कि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सको, सामने वाले को अपना जो बात है वो बिना अपनी उपस्थिति के उसको प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर सको। लेकिन हमारे स्कूल में क्या होता है कि सिंपल हमें ऐसे लिखने को बोलता है, वो बच्चे जो हैं घर से रट करके आते हैं और वहाँ वो लिख करके चले आते हैं। अगर कहीं पे स्पीच भी देना है तो वो स्कूल में स्पीच घर से याद करके जाते हैं और वो याद किया हुआ स्पीच वहाँ सुना करके आते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है वो चीज़ नहीं चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ये चीज़ को जो मैकेनिकल स्किल जो डेवलप होती जाती है वो
को उसको चेंज करने की ज़रूरत थी एनईपी के अंदर में। ठीक वही सही न्यूमेरेसी के अंदर में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई बच्चा को इंटरैक्ट करके आप पढ़ाओगे, सिवाय इसके कि जैसे अभी फ़िलहाल होता है कि ए फॉर मतलब पहाड़ा जो ऐसे ही रटा दिया जाता है, उसके जगह पे कुछ और इंटरैक्टिव तरीके से, जैसे अगर आप नंबर सीखना पढ़ाते, जैसे कि आप उनको बोलते हैं कि आप बचपन को कि आप बच्चों को कि आप घर से जब आते हो स्कूल, तो रास्ते में कितने खंबे देखे वो गिन करके आना, या फिर रास्ते में कितने बाइक्स देखे वो गिन करके आना। तो वो रास्ते में वो सब गिनते रहेगा, तो वो अपने आप ही नंबरिंग जो है वो अपने तरीके से सीखना शुरू करेगा, बिकॉज उसको नंबरिंग जो है उस समय तक अगर बाई चांस नहीं आता होगा तो वो उस चीज़ के बारे में खुद से पढ़ेगा उसके बाद, ताकि उसको क्लास में और दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन करना है कि अरे मुझे इतना गिन करके आया, मुझे तो 9 के बाद में नंबर ही नहीं पता है कि इसके बाद आगे क्या होता है। तो वो खुद से सीखना शुरू करेगा, उसको खुद से इंटरेस्ट आएगा उसके लिए, उसका ज़ील जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। लेकिन ये इसके बारे में कुछ भी चीज़ जो है वो एनईपी के बारे में, इन एनईपी के अंदर में बात नहीं की गई। और ये अगर ब्रिज जो है वो अगर प्रिक्लूड करे, अगर नहीं काम करता है, नहीं इसके ऊपर काम किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में जो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स है वो अट्रैक्टिव नहीं बच जाता है। आज के डेट में कल्चर ऑफ स्पीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट बच्चे जो हैं, वैसे ऐसे हर मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे चाहते हैं कि उनके जो इन्फेंट्स है वो सारा कुछ जो भी उनके लिए बेनिफिशियल हो वो सीखें, समझें और जल्द से जल्द वो ऊपर आए। लेकिन उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको घर में भी जो है वैसा सोसाइटी प्रोवाइड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चा जो है उसको पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आए। आप घर के अंदर में उसको इंटरेस्टिंग माहौल नहीं दोगे पढ़ाई से अनुकूल, उसको सिर्फ खेल कूद और बाकी सारी चीज़ों को अगर आप रखोगे और रोte लर्निंग के ऊपर उसको ज़्यादा ध्यान दोगे, तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा और ये जो एक स्पीड कल्चर जो है वो चीज़ बढ़िया तरीके से फॉलो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आज के डेट में एक चीज़ अच्छा है, प्लस पॉइंट है कि जैसे डिजिटल इक्विपमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, उसके वजह से जो बच्चों का जो पुराना जो टॉयज़ के ऊपर जो एक एक सहारा था, तो उससे अब हट करके कम से कम डिजिटल एजुकेशन से, डिजिटल इक्विपमेंट से वो डिजिटली और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आते हैं कार्टून एनिमेशन का, अगर आपके घर में बच्चा होगा तो जैसे डोरा और ये सब कुछ आता है, जिसके अंदर में वो इंटरैक्टिवली एनिमेशन के थ्रू वहाँ पे हिल, पहाड़ और कितने ट्रीज़ हैं, ये सब पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद आगे राइटर कहते हैं कि अर्ली एजुकेशन पेरेंटिंग, होम पेरेंटिंग जो है, एजुकेशन जो है घर में शुरू होता है। तो आज के डेट में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा बचते हैं। हर एक पेरेंट ऐसा रिलीफ लेता है कि उनका बच्चा जो है अब नर्सरी में चला गया और वो वहाँ जाके अब स्कूल में पढ़ाई करेगा, अब उसको घर में उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फैमिली का जो नॉर्म है, सोशल कंडीशन है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बच्चे को अचानक से घर का ऐसा माहौल से स्कूल का वैसा माहौल जब वो जाता है, तो उसके अंदर पढ़ाई लिखाई से प्रति जो इंटरेस्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो ये एक जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको स्मूथ बनाने का काम पेरेंट्स का ही है। और सबसे अंत में कंक्लूजन में यही कहते हैं राइटर कि देखिए, नर्सरी जो है वो एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल है। मतलब जैसे फॉरवर्ड एक्सटेंशन होता है स्कूल का कॉलेजेस, वैसे ही डाउनवर्ड एक्सटेंशन है नर्सरी या फिर प्री स्कूल। तो लेकिन स्कूल में भी हमारा रेथोरिक वही है कि उसको रटा-रटा के याद करवाना है कुछ भी, और नर्सरी से वही चीज़ आपका जो है बैकवर्ड में शुरू हो चुका होता है। ज़रूरत क्या है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका ये इस चीज़ को जो प्रमोट कर रही है भारत सरकार, उसको इंटरैक्टिव और उसको और इवैल्यूएटिव बनाए और उसको इंटरेस्टिंग बनाए। तभी जो है कि स्कूलिंग जो है आज के डेट में जो इतना स्ट्रेसफुल एक स्ट्रक्चर है बच्चों के लिए, वो आगे चल के इंटरेस्टिंग हो पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ आउटर स्पेस। अभी देखिए इस वाले आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि एक टाइम था जब यूएसए, रशिया, ये लोग सब बहुत ज़्यादा एक होड़ लगी हुई थी कौन स्पेस में पहले जाता है। रशिया ने स्पुतनिक से सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद यूएसए जो है वो अपोलो से वहाँ पहुँचा। इसके बाद आगे भारत सरकार ने भी बहुत कुछ इसके अंदर अपना आज आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, चंद्रयान 2, मंगलयान, ये सब के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं इतना ज़्यादा ये सब कुछ होने लग गया है कि बहुत कुछ को तो आपको पता ही नहीं होगा। जैसे अब एसएसआर के न्यूज़ और
कोविड 19 के न्यूज़ इतने ज़्यादा आने लग गए हैं कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं चला होगा कि अभी फ़िलहाल में ही इतने सारे डेवलपमेंट हो गए, जैसे कि यूएई से मार्स ऑर्बिटर को उड़ाया गया। यूएई ने मार्स ऑर्बिटर को उड़ाया, फिर उसके बाद फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ट्रिप जो है वो किया गया आपका कॉमर्शियल एंटरप्राइज स्पेसएक्स की तरफ से। इसके बाद जो चाइनीज़ बाइड्यू सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम, उसने इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद यूएस स्पेस कमांड स्टेटमेंट जो है वो रसिया कंडक्ट करवाया कि वो जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टेस्ट करवाया उन्होंने, स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन्स उन्होंने अपने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये सब सारा कुछ गतिविधि बैक ऑफ द कर्टेन होता रहा है अभी कोविड 19 के दौरान भी। तो ये इतना कुछ होने लग गया है कि अब वो उतना बड़ा न्यूज़ का एक खबर नहीं बनता है। इनफैक्ट अब पैसे भी इतने कम हो गए हैं। पहले जब शुरुआत में शुरू हुआ था 20 साल पहले, तो उस टाइम पे नासा जो है स्पेस शटल के लिए कोई सा भी स्पेस शटल अगर जाता था तो उसके अंदर कुछ भी आपको सामान वहाँ पहुँचाना है तो $54,500 पर केजी का लिया करता था। आज के रेट में वो 2720 पर केजी का है स्पेस एक्स फैल्कन के द्वारा। और उसके बाद ऐसा भी अटकलें लगाया जा रहा है कि एक 10 साल अभी और गुजरने दीजिए, वो जो रेट है पर केजी का वो $100 तक पहुंच जाएगा। $100 मतलब 70-75 हज़ार, मतलब 70-75 100 में $100 जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगा कि एक तो ह्यूमन स्पेस ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आम जनता भी स्पेस में हो सकता है टहल कर घूम करके आ सकता है, टहल करके तो नहीं। और इसके अलावा जो पहले बहुत सारे ऐसे साइंस फ़िक्शन तरीके या फिर जो कोशिशें आम जनता करना चाहती थी, तो वो इकोनॉमिकल मेजर्स की वजह से नहीं कर पाती थी। अब आम जनता भी वो सब सारा कुछ कर पाएगी। तो जिस वजह से जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उसने रिपोर्ट लिखा है कि 350 बिलियन स्पेस मार्केट आज करंटली है और ये आगे चल करके 2.7 ट्रिलियन हो सकता है 2050 तक। बिकॉज़ अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 3000 ही सैटेलाइट्स हैं स्पेस के अंदर में, लेकिन वो आने वाले कुछ सालों के अंदर में, इनफैक्ट अगले डेकेड में ही 80,000 से ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये इतना बदलाव कैसे आएगा? तो राइटर कहते हैं कि देखिए, ये इतना बदलाव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो पाथ है उसके ऊपर चल करके स्पेस इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ को अचीव कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी ने डेवलप करा था सॉफ्टवेयर और एप्स। सबसे पहले उन्होंने प्ले स्टोर अपना बनाया था, एप्पल स्टोर। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपने ऐप्स इसके अंदर आप उतारो। तो उससे क्या है कि वो अलग लेवल पे उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया एप्पल का। फिर उसके उसमें बहुत सारे न्यू न्यू फीचर्स आ गए। तो इससे क्या है कि दोनों को ही फ़ायदा हुआ विन विन सिचुएशन से, और ये जो पूरा एक सेक्टर है मोबाइल का वो काफ़ी अलग लेवल पे चला गया और एक स्टैंडर्ड पोजीशन हो गया। उसी का देखा देखी गूगल ने भी आगे चल करके प्ले स्टोर लॉन्च करा और फिर उसके बाद वो लोग भी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसी पाथ के ऊपर में अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे स्टारलिंक, ऐसा कहना है कि वो स्पेस एक्स के थ्रू अगले कुछ सालों में 10,000 से ज़्यादा मास प्रोड्यूस्ड 10,000 ज़्यादा छोटे छोटे प्रोड्यूस सैटेलाइट जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगी। इसी के तर्ज पे और भी दूसरे स्पेस एजेंसीज जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीमेडिसिन के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे सैटेलाइट जो है वो छोड़ा करेगी स्पेस के अंदर में। वैसे ही यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो भी बहुत सारे 3,000 से ज़्यादा जो माइक्रो सैटेलाइट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के एक साथ वो स्पेस में छोड़ने वाला है। तो तभी इसी वजह से जो है 80,000 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है अगले डेकेड तक स्पेस में पहुंचने का प्लानिंग पूरे वर्ल्ड जो है मिल करके बना चुकी है। इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि प्लैनेट, स्पायर ग्लोबल, आईसाई, तो ये सब जो है ऑर्बिटल वेंटेज पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके के डाटा को एनालिसिस करके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वेदर फोरकास्टिंग में उनका कैसे यूज़ किया जा सके अलग अलग सैटेलाइट्स के द्वारा, ग्लोबल लॉजिस्टिक में, क्रॉप हार्वेस्टिंग में, डिजास्टर रिस्पॉन्स में इनको कैसे यूज़ किया जा सके, वो सब का वो लोग कैसे फ़ायदा उठा सके, इसके ऊपर उनकी बातें चल रही हैं। इसके अलावा इसी वजह से आगे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप बन जाता है स्पेस के अंदर में। और अगर इन शॉर्ट आप कहें तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यू प्लेटफॉर्म ओपन हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिबल हो सकती है उन सब के लिए। लेकिन उनके लिए ये सारे कुछ फिजिबल होने के लिए आगे कुछ और टेक्नोलॉजी नो हाउ से ज़्यादा और भी कुछ ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो रिलाई करते हैं।
अब वो क्या-क्या चैलेंजेस है, जैसे सबसे पहला चैलेंज ये है कि डेमोक्रेटाइज़्ड बहुत ज़्यादा हो गया है और कमर्शियलाइज़्ड बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जिस वजह से जो क्राउड है स्पेस के अंदर में, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है, उसको मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस जो है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट अभी देखिए, जैसे अर्थ के ऊपर में बहुत सारे जो बाउंड्रीज़ हैं अलग-अलग देशों का, तो वो बाउंड्रीज़ स्पेस में ना हो, इसके लिए आउटर स्पेस ट्रीटी 1965 बनाया गया। अब 1967 उस वाले ट्रीटी के अनुसार स्पेस के अंदर में ऐसा कुछ बॉर्डर्स वाला जो है क्राइटेरिया नहीं होगा, वो पूरे मैनकाइंड का प्रोविंस होगा, कोई भी कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। अभी इस वजह से आगे और भी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है इसके अंदर ऐड किया गया, जैसे कि रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, ये सबको ऐड किया गया ताकि इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, आउटर स्पेस ट्रीटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद फिर से और कुछ-कुछ जो है कि प्रॉब्लम्स आए इसके ऊपर, ये तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो आए वो ये आए कि मून ट्रीटी 1979 जो है उसको ओरिजिनेट किया गया, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसको रेटिफाई करने से मना कर दिए। इसके अलावा आगे चल कर के जितने भी डेब्रिस हैं, उनके बीच में और सैटेलाइट्स के बीच में अगर कुछ कोलिज़न होता है, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट आउटडेटेड हो गया, वो खराब हो गया, फिर वो उसमें यूज़ नहीं होता, उसके सोलर पैनल्स खत्म हो चुके हैं, उसमें डस्ट इतना बैठ गया कि वो उसको चार्ज ही नहीं कर पा रही है। तो वो अब उस स्पेस में ही उसको छोड़ कर के अबंडन कर देती है, जो भी सरकार है। तो अब वो चीज़ जब वो खत्म हो गया, उसकी कमिशनिंग नहीं हो रही, उसकी सर्विलांस नहीं हो रही है, तो अब वो अगर किसी दूसरे स्टेट के सैटेलाइट से या फिर उसका जो एक्टिव कुछ भी चीज़ वहाँ पे अगर स्पेस में है, तो उससे अगर टकराता है, तो क्या नीचे स्टेट्स में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? मान लीजिए इंडिया का चाइना से टकरा जाता है, तो क्या यहाँ पे कहा-सुनी नहीं हो सकती है इसके ऊपर? ज़रूर होगी, दोनों साइड के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कुछ ना कुछ डायलॉगबाजी करेंगे। तो इसको रोकने के लिए कुछ हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है, कुछ लेजिस्लेशन नहीं है। सेकंड ये कि बहुत सारे जो स्टेट सेंट्रिक मामले हैं, वही जो स्टेट्स हैं, जो सैटेलाइट वहाँ ऊपर भेजते हैं, वही ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं सैटेलाइट्स के स्पेस के अंदर में। लेकिन अब जो है कि प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज़ के अंदर में उतर चुका है, और प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को, रिसोर्सेज़ को वहाँ पे जो भी स्पेस के अंदर में है, बिकॉज़ कोई कंट्री का कुछ एक प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई भी किसी को भी उसके अंदर कुछ भी वो कर सकता है। तो अब पब्लिक सेक्टर्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इनकरेज किया कि इंटरनेशनल सपोर्ट और रिकवरी हो सके, जो स्पेस के अंदर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको, उनका जो है कि और ज़्यादा रिसर्च और सर्च कर सके। तो इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने आज्ञा दे दिया कि आप ऐसा कर सकते हो। अब वो किसके अंदर जाके करेंगे? तो नासा ने बताया था कि 16 पाइशी एक वहाँ पे एस्ट्रॉयड है, जिसके अंदर में इतना ज़्यादा हैवी मेटल है कि वो अगर आप उसको धरती पे लेकर के आएँ, तो करीब-करीब 10,000 डॉलर क्वाड्रिलियन, मतलब ट्रिलियन से ऊपर क्वाड्रिलियन होता है, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, तो उतना ज़्यादा उसका यहाँ पे वर्थ होगा। तो अब उसके वही रिसोर्स के ऊपर में जो है कि रिसर्च प्राइवेट प्लेयर्स भी करना चाहते हैं, और उसको इनकरेज किए जा रही है अलग-अलग स्टेट्स के द्वारा। तो अब इनको भी कंटेन करने के लिए, या फिर कुछ अगर और डायमेंशंस निकल के आता है इससे ऊपर में, जो-जो एक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं इसके अंदर में, तो उसको कंटेन करने के लिए कोई हमारे पास लॉ नहीं है, कोई लेजिस्लेचर नहीं है। अब थर्ड ये है कि देखिए, सबसे जो अर्थ के अंदर में हर कोई चाहता है कि हम हाईएस्ट ग्राउंड के ऊपर जाके बैठें। अब हाईएस्ट ग्राउंड अभी फ़िलहाल तो स्पेस ही है। अब तो अलग-अलग जो स्टेट हैं अर्थ के ऊपर में, अलग-अलग कंट्रीज़ जो है, हर कोई सुपर पावर बनना चाहता है। तो वो सुपर पावर के होड़ में मिलिट्री स्पेसेस जो है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये सब का काफ़ी ज़्यादा एक जो एक 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 प्लेस बन गया, वो स्पेस के अंदर में सैटेलाइट्स अब एक्वायर कर चुके हैं। पिछले 2 डेकेड से ही इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो अब उन सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जिसके थ्रू दूसरे देश के ऊपर भी बहुत सारा लोग नज़र रख लेता है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इस ग्राउंड के ऊपर में, तो उसके ऊपर में कुछ लेजिस्लेशन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले रशिया और चाइना इस एक ट्रीटी लेकर के आए थे, वो लोग आपस में बैक करके यूनाइटेड नेशंस असेंबली के अंदर में, जो 2008 में वो लेकर के आए थे, और 2014 तक वो अपडेट हो सका था। लेकिन फिर भी उसको और आगे वो लोग नहीं बढ़ा पाए, ताकि उसके थ्रू
जो है कि डिसआर्मामेंट हो सके, जो भी मिलिट्री पर्पसेस से ऊपर सैटेलाइट यूज़ हो रहा है, उन सब चीज़ को हटाया जा सके। अब इसका क्या हो गया कि आगे इसी के तरीके से यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी आउटर स्पेस के अंदर में जो एक्टिविटीज़ है उसको कंटेन करने के लिए, उसको ट्रैक्शन करने के लिए लॉ लेकर के आना चाहती थी, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं साबित हुआ, वो भी ऐसे ही फेल हो गया। फिर उसके बाद जो करंट जियोग्राफिकल सिचुएशन है, वो आप समझ ही सकते हो कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे कुछ आर्म्स से रिलेटेड कुछ भी अगर कुछ मतभेद आता है सोसाइटी के अंदर में या फिर स्टेट के अंदर में, तो उसको कंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन का अभी फ़िलहाल कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया के भी बहुत सारे स्टेक्स जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है आउटर स्पेस के अंदर में उसके जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी छोड़े हुए हैं। इंडिया का फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि एम्बिशियस प्लान है कि लैंडिंग ऑन मून या फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी खोलने का या फिर आउटर स्पेस फ्लाइट में फर्स्ट क्रू मेंबर भेजने का, इंसान को भेजने का, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन 2030 तक, ये सब कुछ इंडिया करना चाहता है। तो जिस वजह से इसके हमारे जो एम्बिशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं इस तरह के लेजिस्लेचर के ऊपर में। तो ये देखना, समझना और उसको कोऑर्डिनेट करना इंडिया के हित के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब जो है कि स्पेस एक्स और ये लोग जो है इन स्पेस के थ्रू उनको इन स्पेस एक एक न्यू बॉडी बनाई गई है इसरो के साथ में, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसरो के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया है उसके उसके अंतर्गत। तो इस वजह से ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेजिस्लेचर जो है उसके ऊपर देख-रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में जो है कि वो राइटर जो है वो बताते हैं कि देखिए, हम लोग जो टेक्निकल माइलस्टोन है उसको तो पार कर चुके हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी भी जो स्पेस लेजिस्लेचर है उसको लाने के लिए ताकि कोहेरेंस जो है टेक्नोलॉजी के अंदर में, जो लीगल, कमर्शियल, डिप्लोमेटिक और भी डिफेंस के जो गोल्स हैं उसको हार्मोनिकली उसको हम लोग अचीव कर सकें और ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो सके, उस वजह से अभी और भी ज़्यादा जो है काम करना ज़रूरी है। ये लिखा किसने था? तो सैयद अकबरुद्दीन, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस असेंबली के अंदर में, उन्होंने लिखा है। अब इसी से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो कि एज़ स्पेस ओपन्स अप, आवर स्पेस विज़न नीड्स ब्रॉडनिंग टू एग्ज़ामिन 250 वर्ड। जैसा आपको पता है एग्ज़ामिन जब भी आता है तो उस टॉपिक के बारे में डिटेल में आपका अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आपको पेपर में उतारने का है। उसके बाद उसके ट्रू एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन करना है, कितने सारे की एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको आपको लिखना है और ये सब को एक्सप्लेन करते समय आपको इम्पोर्टेंट उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सबको आपको कंक्लूड करके लास्ट में बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन का मेन टॉपिक क्या है? स्पेस विजन नीड्स ब्रॉडनिंग टू, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। जब फ्यूचर की बात होती है तो हम लोग को बॉडी में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि सिर्फ फ्यूचर की ही बात हो। हम लोग अभी तक जितने अचीवमेंट कर चुके हैं ये भी इसके अंदर एक टॉपिक आता है, एक भी डायमेंशन आता है, लेकिन उसके बारे में आपको बॉडी में कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं वो आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ 1 से डेढ़ लाइन के अंदर बता दीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन क्या शुरू करेंगे, हम लोग को कमेंट करना है इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल अचीवमेंट, जैसे नेविगेशन, आर्मी, डिफेंस और फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकेशन, ये सब सारा कुछ में हम लोग अचीव कर चुके हैं अलग अलग कीर्तिमान। बहुत सारे देश बहुत कुछ कर चुका है। इनफैक्ट हम लोग स्पेस में स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। लेकिन अभी भी अमेरिकन बैंक जो है वो ऐसा रिपोर्ट में बताती है कि जो भी नंबर जो है फिगर हम लोग छू छू सकते हैं अगले 2050 के आते-आते तक। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर एम्बिशंस इससे रिलेटेड हैं और इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशंस इससे रिलेटेड है। और उस वजह से कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि हमारे फ्यूचर एम्बिशंस को काफ़ी ज़्यादा कंटेन कर सकते हैं। अब फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, आपको उसके अंदर लिखना है। जो-जो हम लोग अभी टच नहीं कर सके और हमारे एम्बिशंस हैं, इंडिया का भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो और जो फॉरेन के एम्बिशंस हैं, उसको भी आप लिख सकते हो उसके अंदर। और इसके बाद आगे सेकंड में कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या है? अभी देखिए, चैलेंजेस आपको किसी में भी जो भी आप यहाँ पे रेफ़र करोगे पॉइंट्स, किसी में भी आपको करंट चैलेंजेस नहीं बताने का है, आपको फ्यूचर चैलेंजेस बताना है। फ्यूचर में हम लोग जो भी एम्बिशंस लेना चाहते हैं उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। हम लोग को पास्ट में क्या-क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में भी अगर आप बताते हो इसके अंदर, तो आपको फ्यूचर से हिंट करके ही, लिंक करके ही उसको बताना है। बिकॉज़ हम लोग का जो मेन मुद्दा है क्वेश्चन का वो विज़न फ्यूचर वाला है। फिर उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड तो हमेशा फ्यूचरिस्टिक ही होता है। तो ये तो आप लिख ही दोगे ऊपर वाले से
कुछ संदर्भ लेकर के, और लास्ट में कंक्लूजन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये कंक्लूजन आप उसमें छाप सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये न्यूज़ है, फोर्थ और फिफ्थ जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ है, इसको हम लोग शॉर्टकट में खत्म करेंगे। तो आरबीआई जो है एनुअल रिपोर्ट आ चुका है। एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई नॉर्मल वही सारी बातें जो अभी मार्केट में चल रहा है वही सब बातें की गई है, कि जैसे मार्केट के अंदर अभी डिमांड नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी उतने ज़्यादा एपिटाइट है नहीं, उतना उनको मन नहीं है कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का, वो अभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनको डर भी है, जिस वजह से जो है कि गोल्ड का जो ऑटोमेटिक अभी बहुत ज़्यादा जो फास्टली उसका रेट जो है वो शेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब 58,000 59,000 ऐसे चल रहा है मार्केट उसका रेट। और आरबीआई जैसा एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई ये कहेगी कि अब एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा सरकार को नहीं करना चाहिए, स्टेट को भी अब थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, कि बिकॉज़ अगला जुलाई सितंबर पीरियड में भी जो हमारा इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा श्रिंक करेगा। लेकिन आरबीआई ने इसके उल्टा सुझाव दिया है। आरबीआई ये कहती है कि देखिए, जब मार्केट ऐसा डाउनफॉल होता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव जो ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी है उसके ऊपर पड़ता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर में टूरिज़्म और जैसे होटल्स और ये सब जो आते हैं वो सब सारा कुछ आ जाता है। तो इसके अंदर में अभी फ़िलहाल सर्विस सेक्टर इंडिया का अभी भी चल रहा है, बिकॉज़ जो भारत सरकार से जो भी सर्विस कर रहा है वो तो सर्विस कर ही रहा है। परमानेंट मतलब सरकारी जॉब उतने ज़्यादा नहीं डाउनफॉल हुए हैं, और भी बहुत सारे जो सर्विसेज़ जो जैसे इंटरनेट से बेस्ड सर्विसेज जितना है, जो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो सब अभी भी चल ही रहा है। तो वो सब के ऊपर में अभी भारत की जो इकोनॉमी के पहिए हैं वो अभी बरकरार है। तो भारत सरकार को क्या चाहिए, अभी भी एक्सपेंडिचर पब्लिक लेवल पे उसको करते रहना चाहिए, और उसको स्क्वीज़ नहीं करना है अभी फ़िलहाल। अभी उसको और भी ज़्यादा तरीके से कैसे भी कर के उसको जो है कि मोनेटाइज़ करने की ज़रूरत है, जो क्राउडिंग करने का ज़रूरत है, और उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो स्टील, कोल, पावर, लैंड, रेलवे ये सब सेक्टर्स को मोनेटाइज़ करने की ज़रूरत है। मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को पीपीपी के थ्रू उन सारे सेक्टर्स के अंदर घुसाने की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स अपना इसमें पैसा लगा करके और इस सेक्टर को और बूस्ट करें। ये सेक्टर इतने ज़्यादा बड़े सेक्टर्स हैं, और ये इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा मतलब ये अभी एम्बिशियस सेक्टर हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है। और अगर इन 4, 5, 6 सेक्टर्स को अगर आप बूस्ट कर पाते हो तो इंडिया का कहीं न कहीं इकोनॉमी जो है वो सँभल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट कंपनीज़ अभी 2 प्रकार के हो गई हैं। पहला ये कि वो कंपनी जो कि डेप्थ में इतनी ज़्यादा मतलब फँसी पड़ी है कि वो चाहती है कि गवर्नमेंट जो है उनका कॉर्पोरेट टैक्स ये सब जो है उसका माफ़ कर दे, उनको लोन रीपेमेंट में उसको थोड़ा हेल्प कर दे, ताकि वो जो है इस क्राइसिस से निकल पाएँ। और दूसरा वो कंपनी जिनके पास डिमांड इतना ज़्यादा है कि वो बल्क कंपनीज़ बना ली हैं। अब उस बल्क कंपनीज़ में उतने सारे एम्प्लॉयी हैं, उनको सैलरी देना है। अब फिर उसके बाद डिमांड के लिए कैपिटल भी नहीं है, और डिमांड थोड़ा-सा मतलब अगर मार्केट में उतना जो पहले बहुत ज़्यादा आता होगा, उतना ज़्यादा अब नहीं आ रहा है, बिकॉज़ जो मार्केट में बिहेवियर है लोगों का वो चेंज हो गया है। तो उस वजह से वो अलग ही जंजाल में फँसे हुए हैं, और जिस वजह से ये दोनों टाइप की कंपनीज़ जो हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं, वो अभी सक्षम नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसके वजह से आप देखिए कंक्लूज़न में ये कहते हैं कि टीवी सोमनाथ वो ऐसा कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट को अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि इन्फेक्शन का जो कर्व है वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो। बिकॉज़ इन्फेक्शन का कर्व जैसे ही नॉर्मल होगा तो मार्केट में लोग निकलेंगे बाहर, वो पैसे खर्च करना शुरू करेंगे। उस हिसाब से जो इंडस्ट्री है वो भी कर्व लेना शुरू करेगी, और इन्वेस्टर्स जिनके पास अगर पैसा है भी तो भी वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कहीं उसका उल्टा दाँव ना बैठ जाए और वो भी दूसरों के श्रेणी में ना आ जाए। तो इस वजह से अभी भारत सरकार यही कर सकती है कि एक्सपेंडिचर करते रहे और वेट करे। 5वां और लास्ट आर्टिकल ये है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में वो इंडिया के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाया है कि इंडिया के वजह से ही उनके देश में जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान एक विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। उसने 5 एलिगेशंस लगाए, 4 एलिगेशंस लगाए। पहला उसमें ये कहता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी अटैक्स हुए जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो इंडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। इंडिया जो है वो टेरर सिंडिकेट बना हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर के, और हमारे अंदर में पाकिस्तान के अंदर में बहुत ज़्यादा टेरर जो है वो फैला रहा है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इंडिया बहुत सारे हायर्ड मर्सिनरीज़ को भेजा करता है पाकिस्तान के अंदर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुलभूषण जाधव जो कि फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स था, वो यहाँ पे आके ये सारा कुछ सरगना चला रहा था, और पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व टेररिज्म का ग्रोथ हो रहा है। जैसे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये सब सारा एक अलग कंसेंसस जो बना रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है। वो वहाँ पे टेररिज्म का वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा जो चौथा फाइनल जो एक एलिगेशन लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है और स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको पिंजरे में कैद करके रखा है, उनका ह्यूमन राइट का वायलेशन जो हमेशा वो कहते हैं वो करते हैं। इसके अंदर जो पहला जो एक क्लेम था, उसको तो यूएनएससी ने खारिज कर दिया, बिकॉज़ उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि जो 2-4 जो नेम्स उन्होंने फॉरवर्ड किया है, वो पाकिस्तान ने पहले ही एक्सेप्ट कर रखा था कि वो टेरर डेलीगेशन जो है वो कहीं और के हैं, तो इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। और इंडिया ने क्या रिप्लाई किया? इंडिया ने रिप्लाई किया कि देखिए, आपने जितने भी एप्लीकेशंस हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, वो बिल्कुल ही हास्यास्पद हैं। वो आपको अपने देश के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करना चाहिए। हम लोग को सबको पता है कि कैसे आपके देश के अंदर में इतने सारे टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिसको आप घर देकर रखे हो, और उसके बाद एफएटीएफ के अंदर में आप पहले से इतने ज़्यादा ग्रे लिस्ट में हो कि आप कब उसमें ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, हमें खुद नहीं पता है। लेकिन फिर भी कंक्लूज़न में राइटर ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर एलिगेशन लगा रहा है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा वो। तो इंडिया को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो-जो भी अगर पॉइंट वहाँ पे कुछ कहा गया है, तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।